साल 2023 में भारत ने अपने लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। दशकों की गतिरोध के बाद संसद ने औपचारिक रूप से अपनी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर सहमति दी। इसे एक आवश्यक प्रगति के रूप में मनाया गया। फिर भी इस बदलाव को लागू करने के लिए बनाई गई व्यवस्था ने एक तीव्र राजनीतिक टकराव को जन्म दे दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने आवश्यक परिसीमन विधेयक को एक काला कानून बताया। प्रतिक्रिया केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। दक्षिण के नेता राज्यव्यापी काला झंडा विरोध प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं और इस उपाय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए एकजुट मोर्चा बना रहे हैं। यह एक सीधा विरोधाभास पैदा करता है। एक नीति जो लैंगिक प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए बनाई गई थी, उसने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए एक संकट पैदा कर दिया है, जिससे एक सवाल खड़ा होता है, क्या एक प्रकार की प्रगति दूसरे को त्यागे बिना टिक सकती है? भारत में लोकतांत्रिक असंतुलन मापने योग्य है। महिलाएं देश की आबादी का लगभग 50% है, लेकिन लोकसभा में उनके पास 15% से भी कम सीटें हैं। इसे ठीक करने में एक तत्काल व्यावहारिक बाधा है। मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से 33% आरक्षण निकालने के लिए पुरुष सांसदों के लिए उपलब्ध सीटों में भारी कमी करनी होगी, जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक तनाव पैदा होगा। इससे बचने के लिए सरकार पूरे सदन के विस्तार का प्रस्ताव कर रही है। परिसीमन प्रक्रिया को शुरू करके वे लोकसभा को 850 सीटों तक बढ़ा सकते हैं, जिससे महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित हो सके और पुरुषों की वर्तमान सीट क्षमता लगभग बनी रहे। हालांकि यह गणितीय विस्तार लैंगिक प्रतिनिधित्व की समस्या को सुलझाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह सीधे एक लंबे समय से दबे जनसांख्यिकीय विस्फोटक मुद्दे को छूता है। यह समझने के लिए कि यह इतना विस्फोटक क्यों है, हमें यह देखना होगा कि परिसीमन कैसे काम करता है। यह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने और नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों की संख्या समायोजित करने की प्रक्रिया है। वर्तमान में भारत में प्रतिनिधित्व का बड़ा अंतर है। एक सांसद लगभग 25 से 27 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तुलना के लिए एक अमेरिकी प्रतिनिधि लगभग 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कुल सीटों को 850 तक बढ़ाने से यह अनुपात घटकर लगभग 15 से 18 लाख प्रति सांसद हो जाएगा, जो कागज पर अधिक प्रभावी शासन की अनुमति देता है। हालांकि इस प्रक्रिया के नियम कठोर हैं। लोकसभा में राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर वितरित होती है। जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक होती है, उन्हें स्वाभाविक रूप से अधिक शक्ति मिलती है। 1970 के दशक में उत्तर भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्य केंद्र सरकार के जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू कर रहे थे। दक्षिण के नेताओं को एहसास हुआ कि यह गणित उनके खिलाफ जा रहा है। राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके वे वास्तव में यह सुनिश्चित कर रहे थे कि वे लोकसभा में अपनी सीटें और शक्ति खो देंगे। 1976 में सरकार ने संकट को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। 42वें संशोधन के माध्यम से उन्होंने लोकसभा की कुल सीटों को 543 पर स्थिर कर दिया, यह वादा करते हुए कि संघीय नीति का पालन करने के लिए दक्षिण की राजनीतिक शक्ति कम नहीं की जाएगी। बाद में इस स्थगन को बढ़ाया गया। संविधान ने यह अनिवार्य किया कि वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना तक कोई नया पुनर्वितरण नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि 2021 की जनगणना में देरी हुई, यह नया विधेयक उस समय सीमा को रीसेट करता है, जिससे सीटों की संख्या पर 50 साल का स्थगन समाप्त हो जाता है। इस विस्तार को अब भी लागू करने के लिए सरकार एक शॉर्टकट का प्रस्ताव कर रही है, जिसमें नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। इसका संभावित प्रभाव बहुत बड़ा है। उत्तरी हिंदी भाषी क्षेत्र लोकसभा की शक्ति में अपनी हिस्सेदारी 38% से बढ़ाकर 43% तक देखेंगे। वहीं दक्षिण की ओर देखें तो विपरीत स्थिति बनती है। संसद में उनकी आनुपातिक आवाज 24.3% से घटकर केवल 20.7% रह जाएगी। ये एक कठोर वास्तविकता की ओर ले जाता है। 850 सीटों वाले सदन में भविष्य के राष्ट्रीय कानून पारित किए जा सकते हैं और सरकारें बनाई जा सकती हैं बिना दक्षिणी राज्यों के एक भी वोट की आवश्यकता के। यही कारण है कि के स्टालिन इस विधेयक को एक हमले के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि दक्षिण भारत को राजनीतिक रूप से मिटाया जा रहा है, क्योंकि उसने देश की विकास नीतियों का सबसे सफलतापूर्वक पालन किया। यह संघर्ष सही और गलत का मामला नहीं है, बल्कि दो मूल विचारों के बीच तनाव है। एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत और भारतीय संघ की संरचनात्मक स्थिरता।
सुधार के पक्ष में तर्क स्पष्ट है। भारत को महिला आरक्षण की आवश्यकता है और उसे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नागरिक से सांसद अनुपात कम करने की भी जरूरत है। लेकिन संघवाद के पक्ष में तर्क भी उतना ही मजबूत है। संघ इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यों को समान भागीदार के रूप में माना जाए। सबसे प्रगतिशील राज्यों को दंडित करना उस विश्वास को तोड़ने का जोखिम उठाता है जो देश को एक साथ बांधे रखता है। हम एक कठिन विकल्प के सामने खड़े हैं। क्या अपने प्रतिनिधित्व को अपडेट करना दक्षिण की आवाज को कम करने के लायक है,